जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा जो टॉपिक है ना वो हम किप्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एमडी कैट एनएमडी कैट और ई कैट के अंदर एमसीक्यूज आते हैं और वो चैप्टर नंबर 6 यानी अकॉर्डिंग टू जो है एमडी कैट सिलेबस के मुताबिक हमारे पास केमिकल एक्विलिब्रियम उसको स्टडी करेंगे। अब हमारे पास केमिकल एक्विलिब्रियम के हवाले से एमसीक्यूज जो भी होंगे हम उनके हर एमसीक्यूज को ये 100+ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें पास्ट पेपर के भी एमसीक्यूज हैं, प्लस हम ये भी देखेंगे हर एमसीक्यूज को कि वो उसका आंसर क्यों है। सबसे पहले है जी हमारे पास, स्टार्ट करते हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एट द एक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, कांस्टेंट एक्विलिब्रियम है। दूसरा कहता है इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन के मुताबिक कौन सा सी ऑप्शन ठीक बनता है, क्योंकि इसमें फॉरवर्ड रिवर्स दोनों के दोनों जो होते हैं ना सेम टाइम में सेम कंडीशन के साथ होते हैं, यानी दोनों रिवर्स होते हैं, आगे भी और पीछे भी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कहता है इस रिएक्शन के मुताबिक कौन सा ऑप्शन ठीक है। देखें आपको पता होना चाहिए डेल एन का मतलब होता है, अगर आप अपना चैप्टर नंबर 8 खोलें ना टेक्स्ट बुक से जो आपकी पार्ट 1 की है तो उसमें आपको न्यूमेरिकल नंबर जो आपका 3 है उसमें देखने में मिलेगा कि एक इक्वेशन होती है के पी इजिकल टू जो हमारे पास हम के सी डेल एन आर टी जो है उसके ऊपर आर टी और डेल एन ऊपर आता है इक्वेशन के। उस इक्वेशन में अगर आप देखें तो डेल एन होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट मैंने रिएक्टेंट। ये देखें प्रोडक्ट के हैं 6 और 4 हमारे पास 10 और रिएक्टेंट के हमारे पास 5 और 4 कितने हैं 9। अगर माइनस करें तो इनमें आंसर पॉजिटिव आता है, तो लिहाजा कंसंट्रेशन क्या आएगी, पॉजिटिव। अगला हमारे पास एमसीक्यूज क्या है जी, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 4। उस एमसीक्यूज नंबर 4 में कहता है कि अगर आपका 1 मोल HI का हो और इतने टेम्परेचर पे अगर वो एक्विलिब्रियम के ऊपर रीच करता है HI की फॉर्म में 50% डिसोसिएट होता है तो उसका केसी मालूम करे। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ पे मैंने सोल्यूशन दिया हुआ है, अगर आप सोल्यूशंस को देखें तो ये आपके सामने सोल्यूशन आ गया। ये देखें ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन के मुताबिक क्योंकि पहला आपकी इक्वेशन जो है ना वो हमारे पास 0.50 आपके क्वान्टिटी दी हुई है, तो डेफिनेटली वो 2A और B दो हिस्सों में कन्वर्ट हो रहा है, तो 0.25 एक और 0.25 दूसरा होगा। अब KC के हवाले से हमारे पास प्रोडक्ट ऊपर होती हैं, रिएक्टर नीचे, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अच्छा उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें कहता है कि KC क्या होगा रिएक्शन का अगर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाए। तो देखें जब KC की वैल्यू आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये क्वेश्चन हमारी बुक में भी मौजूद है। KC 3 तरह का होता है। KC या तो हमारे पास क्या होता है फॉरवर्ड में या रिवर्स में या फिर एक्विलिब्रियम। तो ये KC का 10 की पावर 30, यानी अगर आप इसमें दिए गए आंसर में देखेंगे जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है तो इसका मतलब वो रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 है 1 मोल जो है ना आपका एथाइल अल्कोहल का है और वो स्टिक एसिड के 1 मोल के साथ रिएक्ट करता है, फिर उसमें से होता क्या है 2/3 स्टिक एसिड जो है ना चेंज हो जाता है एस्टर एक्विलिब्रियम के साथ। और इसमें बताएं का आंसर कौन सा आता है। अब इसका भी न्यूमेरिकली है, क्योंकि अब इसमें न्यूमेरिकली ही ज़्यादातर एमडी कैट में आते हैं, तो इसका जो आंसर है वो आप देखें ये सेम स्टिक एसिड और अल्कोहल का हम रिएक्शन लिखेंगे। अगर आप लोगों को मैं ये बताऊँ तो एग्जाम्पल नंबर जो है ना हमारे पास लॉ ऑफ मैथ सेक्शन के बाद आपके पास ना अगर बुक के अंदर कुछ क्वेश्चन सोल्व हैं जिसमें KC की वैल्यू लेते हैं, A B लेते हैं और इधर XX लेते हैं और नेक्स्ट हम A में से X और B में से -X करके और फिर इस तरह XX ले जाते हैं और प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टर नीचे। सेम इसी तरह हमने इस वैल्यूज़ को रिएक्शन लिखा। इस रिएक्शन में हमें पता कि ये भी 1 मोल है ये भी 1 है, तो अभी तक प्रोडक्ट नहीं बनी 0 टाइम मतलब 0, अभी रिएक्शन स्टार्ट हुआ है। फिर हमने कहा कि हमारे इक्वेशन के अंदर वो कहता है 2/3 आपका प्रोडक्ट बना है। अब दोनों प्रोडक्ट क्या बन गए 2/3। अब बने हैं तो बेटा आप जैसे ही प्रोडक्ट बनते हैं तो वो प्रोडक्ट रिएक्टर में से कम होते हैं, जैसे कि चाय बनती है तो आस्ता आस्ता दूध किस में कन्वर्ट हो जाता है, चाय में। तो ये हमारे पास इसमें से माइनस हो जाएंगे। माइनस होने के बाद ये आंसर आ गया और ये बात पहले वाला प्रोडक्ट का, इसको ऊपर रखेंगे प्रोडक्ट को, रिएक्टरों के नीचे आंसर निकालेंगे तो आंसर हमारा क्या आ गया 4। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर तो है हमारे पास ये जो अभी सोल्व किया वो 6 था। 7 आ जाए। 7 में हमारे पास इक्वेशन दी गई है। इक्वेशन के मुताबिक SO2 यानी जिसके 2 मोल, O2 के भी 2 मोल हैं, कहता है SO3 अगर 4m मोल हो तो हमारे पास KC की वैल्यू कितनी आएगी। अब 7 के मुताबिक अगर हम एक क्वेश्चन देखते हैं इस इक्वेशन में हमारे पास SO2 है O2 है, तो इसमें आंसर क्या आएगा। देखें इसके नंबर ऑफ मोल्स वही रहेंगे, क्योंकि हमने एक चीज़ पढ़ा है स्टडी की है कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल, ये देखें
एक हम कहते हैं कि हमारे पास के सी की वैल्यू क्या आएगी। तो बड़ा सिंपल है, आपने क्या करना है कि ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है इसको ऊपर रख देना है, रिएक्टेंट को क्या कर देना है नीचे रख देना है। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। अच्छा, अब अगर हम इसकी तरफ जाते हैं कि हमारे पास इसका आंसर कैसे निकालते हैं, तो देखें प्रोडक्ट ऊपर रखेंगे। अब प्रोडक्ट जब ऊपर रखेंगे तो हमारे पास SO3 जो है ना ऊपर है, उसका हमारे पास जो भी यूनिट है यानी लाइक 2 है ना, तो हमारे पास 2 का स्केयर आ जाएगा 4। नीचे हमारे पास ये है रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट में क्या आ जाएगा KC2 और प्लस 1 का स्केयर यानी 1 है हमारे पास O2 और ये भी हमारे पास क्या है SO2। अब इसका भी 2 है, लेकिन ऑक्सीजन का भी ये देखें ऑक्सीजन है ना उसको भी उसने कितना कहा है 2 मोल। तो जो 4 से कट जाएगा तो हमारे पास यानी 4 का ऊपर वाले 4 का स्केयर कितना आ जाता है हमारे पास 16 और नीचे दोनों का आ जाता है 8 डिवाइडेड बाय आंसर करेंगे तो ये हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप कर सकते हैं, बड़ा सिंपल ही तरीका है हमारे पास। ठीक है, फिर दोबारा बता देता हूँ आपको। देखें बेटा SO3 है ना, तो SO3 को रखेंगे ऊपर, ऊपर रखेंगे तो ये हमारे पास शुरू में 2 लिखा हुआ, तो इसका हमारे पास मोल्स कितने हैं 4, तो 4 का स्केयर ले लेंगे 16 आ गया। ये दोनों रखेंगे नीचे। इसमें क्या है SO2 के हैं हमारे पास 2, तो 2 का जो स्केयर है हमारे पास क्या आएगा 4 और O है सिंपल, तो इसमें भी 2 है तो ये 2 वैसे ही आ जाएगा और 4 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो 8, 16 डिवाइडेड बाय 18 तो आंसर 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 8 में वो ये कहता है कि अगर द रिएक्शन CO और प्लस H2H2O अगर हम लें तो इसमें जो आंसर आता है, इसमें जो कंसंट्रेशन है ना हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड की एंड जो मेथानॉल की वो बिकेम कॉन्स्टेंट एट एक्विलिब्रियम, व्हाट विल बी हैपन। असल में हुआ क्या है, बेसिकली ये हुआ कि एक्विलिब्रियम जो स्टेट है वो रिमेन अनडिस्टर्ब, वो अनडिस्टर्ब है, वो डिस्टर्ब नहीं हो। क्यों? बेसिकली ये बात है, अगर आप इसमें पूरे रिएक्शन को गौर से देखें तो वो कहता है कि हमारे पास जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है ना वो बिकेम कांस्टेंट हो जाती है। मतलब ये कि एक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डज नॉट चेंज विद द टाइम नो मैटर हाउ मच लॉन्गर द रिएक्शन। यानी वो कंसंट्रेशन आप अगर एक देखें ना लिचार्डियल प्रिंसिपल के मुताबिक, वो कहता है कि उस प्रिंसिपल के मुताबिक ये है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर कंसंट्रेशन की जो क्वांटिटी है ना रिएक्टेंट प्रोडक्ट वो डज नॉट चेंज, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती, हम उसका टाइम के कोई साथ तल्लक नहीं है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, KC की वैल्यू वेरी स्मॉल है एक्विलिब्रियम, तो क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए, 2 वर्ड लेफ्ट हो जाएगा। इसके लिए 3 पता होनी चाहिए एक होता है लेफ़्ट, एक होता है राइट। अच्छा, अब हम लेफ़्ट और राइट के हवाले से अगर बात करते हैं ना तो हमारे पास 2 चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखते हैं KC की वैल्यू, अगर तो KC की वैल्यू स्मॉल है तो वो कहाँ जाएगा लेफ़्ट, अगर तो लार्ज है तो फिर क्या जाएगा राइट, अगर इक्विलिब्रियम है तो एक जैसा हो जाएगा। अब वो कहता है इस रिएक्शन के मुताबिक आप मुझे ये बताएं कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। वो कहता है प्रेशर जो है ना वो हमारे पास डिक्रीज प्रेशर फेवरेबल फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ये ऑप्शन बी ऑप्शन ठीक है। उसकी वजह क्यों है, उसकी वजह ये है कि वॉल्यूम जो है ना वो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, वॉल्यूम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे ना तो आपको पता ही है कि वॉल्यूम इसमें ज़्यादा होगा, वो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में नीचे लिखा हुआ यानी KC और ये देखें V, इन दोनों का रिलेशन क्या बनता है, इनवर्स रिलेशन बनता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगला जो टॉपिक है, अगला नेक्स्ट MCQs है वो है MCQs नंबर 11। अच्छा, अब हम 11 MCQs की तरफ जाते हैं तो वो कहता है कि ये हमारे पास रिएक्शन है H2I2 और 2HI, और अगर इसमें देखें तो कौन सी चेंज हो सकता है हमारे पास, इसमें हमारे पास टेम्परेचर का फैक्टर करता है। अच्छा, टेम्परेचर का फैक्टर अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास है ना KC की वैल्यू होती है KF ओवर KR, तो हमारे पास इसमें टोटल प्रेशर कैटालिस्ट और H2I इसके हवाले से अगर हम देखते हैं तो एक्विलिब्रियम सिर्फ चेंज हो सकती है किसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से। अच्छा, क्यों? कैटालिस्ट की वजह से भी तो चेंज हो सकती है, कैटालिस्ट एक्विलिब्रियम पे इफेक्ट नहीं करता, बी ऑप्शन। अच्छा, आपका C भी तो कर सकता है, लेकिन C और C में इन दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। कहता है आपका टोटल प्रेशर भी तो कर सकता है, कहता है जब नंबर ऑफ मोल्स ही सेम है, इधर भी 2 है, 1 और 1 ये भी 2 है, तो एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी भी रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल सेम हो तो वहाँ प्रेशर और वॉल्यूम जो दोनों हैं हमारे पास इफेक्ट नहीं करते। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 12 में ये KC और KP का क्या रिलेशन होता है, तो ये एक फार्मूला है, बी ऑप्शन वाला ठीक है। अगला ऑप्शन है कहता है इसमें से कौन सा ठीक है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए डेल N होता है NP, मैंने पहले भी करवा चुका हूँ। प्रोडक्ट के मोल को रिएक्टेंट से माइनस कर दें, प्रोडक्ट के कितने हैं यहाँ पे 2 और रिएक्टेंट 1, तो आंसर
आंसर पॉजिटिव आया तो जब पॉजिटिव वैल्यू आती है तो के पी बड़ा होता है, ठीक है। अगर माइनस आती है तो के सी बड़ा होता है, अगर इक्वल आती है तो फिर दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जाता है 14 की तरफ अगर हम जाते हैं तो हमारे पास इसी रिएक्शन में वो कहता है कि आप मालूम करें कि कौन सी वैल्यू है। तो ये सारा कुछ दिया हुआ है, प्रोडक्ट भी दिया है, रिएक्टेंट भी दिए हैं, तो आंसर 24 आ जाता है। अगला क्वेश्चन है 15। जब हम 15 पे जाते हैं तो वो कहता है इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो ये हमारे पास, ये देखें, ये हमारे पास इक्वेशन दी है, इसको हमने सोल्व किया हुआ है। तो हम आपको दिखाते हैं कि 15 सोल्व कैसे होता है। तो 15 MCQs की तरफ आ जाएं। इसमें आपने डेल पी और डेल आर लगाना है, वही वाला ऑप्शन। इसमें से रिएक्टेंट माइनस करने हैं तो आंसर आया -1/2। फिर आपने इक्वेशन लगा देनी है, ये इक्वेशन जो आपके पास है कि के पी इज इक्वल टू के सी डेल आर और डेल एन। के सी हमें नहीं पता, आर भी हमें जो है नहीं पता और टी भी हमें नहीं दिया हुआ, लेकिन इक्वेशन के ऊपर क्या है 1/2। अब इसको हम क्या कहते हैं, दूसरी साइड पे ले जाते हैं और ये हमारे पास दूसरा रिलेशन बना देते हैं। इनके अंदर क्या रिलेशन बनता है, लाइक 1/2 है ना, के सी और के पी को आप क्या करें इस साइड पे ले आएँ तो के सी ओवर के पी का रिलेशन क्या बनता है हमारे पास, ये आपके सामने आ चुका है। तो ये हम रिलेशन बनाते हैं। तो ये हमारे पास 15 का MCQ ऐसे आपने हल करना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है जी 16 में कहता है कि हमारे पास A2 और 4BE2 ये हमारे पास रिएक्शन दिया हुआ है। कहता है नेगेटिव है, क्यों, कहता है इसकी वजह क्या है, कहता है लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि हमारे पास ना एक्विलिब्रियम की जो हमारे पास एप्लीकेशन है ना इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, वो दो हैं चैप्टर नंबर 8 में। एक तो हमारे पास अमोनिया है और दूसरी हमारे पास है SO3। अगर हम अमोनिया की बात करते हैं ना तो उसमें भी और आगे वाले हमारे पास SO3 के अंदर, दोनों के अंदर ये है कि लो प्रेशर और लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे जो है हमारे पास फेवरेबल होता है। आगे आ जाते हैं हमारे पास 17 में कहता है कि हमारे पास N2 और ये अमोनिया का प्रोसेस है, इसमें डिक्रीज टेम्परेचर। क्यों, ये मैंने साथ में मेंशन किया, यील्ड उतनी ज़्यादा होती है जितना टेम्परेचर कम होता है। 8 MCQs में वो कहता है कि आप बताएं कि एक्विलिब्रियम प्रोसेस के दौरान जो प्रेशर होता है अप्लाई करते हैं तो उसके लिए क्या होता है, अगर हम उस पर वाटर पे करते हैं, वाटर एंड आइस पे, तो वो क्या अगर मोर मेल्ट हो जाएगी, यानी इज़ मेल्ट मतलब ज़्यादा मेल्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन 19 है, उसमें भी वही मैंने पहले भी बताया SO3 और अमोनिया दोनों के दोनों जो सेम एप्लीकेशन, सेम इनके ऑलमोस्ट हैं, सिर्फ थोड़ा बहुत टेम्परेचर का फ़र्क है लेकिन मेथड सेम है। इसमें भी यही है कि यील्ड टेम्परेचर की इन्वर्स रिलेशन है। तो इसमें हमारे पास वो ये बात कहता है कि इफ़ द टेम्परेचर इज़ इंक्रीज तो वो क्या हो जाएगा, तो वो रिवर्स हो जाएगा, मतलब उल्ट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन ठीक है। अच्छा, अगला MCQ है 20 में वो कहता है कि अमोनिया कितना बनता है। तो ये सिंपल इन्फॉर्मेशन MCQ है 35% बनता है। और ये भी कहता है हैबर प्रोसेस के अंदर बताएं कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है। तो इसमें अभी तक मौजूद जो है ना सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है जी बेसिक बफर क्या होता है। देखें आपकी बुक के अंदर हमारे पास मेंशन है दो, एस्टिक बफर और बेसिक बफर। बफर किसे कहते हैं, ऐसा सॉल्यूशन जो किसी भी सॉल्यूशन को रेजिस्ट करता है चेंज होने से, यानी उसकी pH वैल्यू चेंज नहीं होने देता। तो एक एस्टिक होता है, एक बेसिक होता है, ठीक है। तो हम इसमें जो ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है MCQs। नेक्स्ट हम आगे की तरफ जाते हैं तो MCQs हमारे पास है 23 में वो कहता है कि जो बफर एक्शन है ना कैन बी आल्सो एक्सप्लेन, वो किसको एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करता है, वो सोलिबिलिटी को करता है कि कितना हल हुआ है, उससे हमें ये पता चलता है एसिड ज़्यादा है या बेस ज़्यादा है। बफर सॉल्यूशन जो होता है ना उसमें हमेशा उसको बनाते हैं किससे, वीक बेस से और इट्स साल्ट विद द स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब कि देखें हमारे पास आपका ना बफर दो ही तरह का होता है, एक होता है एसिडिक बफर और दूसरा कौन सा होता है, बेसिक बफर। अब हमारे पास इस दोनों ऑप्शन में एक चीज़ होता है, या तो वीक बेस होता है या वीक एसिड होता है। अच्छा, अब हमारे पास इन दोनों में ऑप्शन नंबर जो एसिड और बेस के हवाले से है कि आपने बनाना बेस बफर है, बेसिक बफर। देखें बेटा, अगर बेसिक बफर बनाना है तो आपका बेसिक बफर आप बना रहे हैं ना, वो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि आपके पास बेस ही वीक है तो एसिड क्या डालेंगे, स्ट्रॉन्ग। अगर एसिडिक बफर है तो आपका एसिड वीक है, आप डालेंगे क्या, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। आगे pH जो है ना आइडियल बफर की जो है ना हमारे पास क्या होती है, आमतौर पर 7 होती है। और आगे बताएं जी बफर जो सोल्यूशन होता है उसके अंदर जो x वैल्यू फाइंड करनी है 10 की पावर है यानी -8 है, तो pH क्या होगी। तो बड़ा सिंपल है, आपने इस
इसमें फाइंड करनी है तो आपकी 8 आ जाती है। ये हमारे पास अगर हम बात करते हैं इस MCQ की बफ़र के हवाले से, तो ये बफ़र के हमारा जो टॉपिक है ना उसके अंदर भी ये मेंशन है, टॉपिक के अंदर आप उसमें देखें, उसमें फार्मूला फाइंड किए देने दिया हुआ है कि हम कैसे फाइंड करते हैं। लेकिन एक चीज़ हम आपसे यहाँ पे मेंशन करते जाएं कि इसमें एक दो याद रखें कि जब हम एसिड की बात करते हैं ना तो उसका कांस्टेंट होता है pKa और बेस का क्या होता है pKb। तो हमारे पास यहाँ पे फार्मूला लगेगा pKa इज इक्वल टू माइनस लोग आगे वैल्यू लिख देंगे, ये 10 की पावर -8, तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा और वो ऑप्शन ये है कि जो हमारे पास 8 आंसर आ जाएगा क्योंकि -8 पॉजिटिव में। जी इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि हमारा बेस कांस्टेंट क्या है तो वो KB हो जाएगा, उसके लिए माइनस लोग जो है आगे साथ OH आ जाएगा, उसकी वैल्यू आ सकती है। अच्छा अगला क्वेश्चन अगर हम फाइंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, हैंडरसन इक्वेशन कौन सी है, तो उसके मुताबिक जो अगर हम सूटेबल आंसर है तो वो हमारे पास C ऑप्शन ठीक है। अगर यही प्लस में होता तो एसिड ऊपर चला जाता और हमारे पास क्या हो जाता, साल्ट नीचे आ जाता। अगला क्वेश्चन 28 है हमारे पास। अच्छा 28 MCQs में देखते हैं तो कहता बफर कौन सा ठीक है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर आपका pKa एसिड होता है, अगर एसिड P देखें बेटा pKa एसिड का कांस्टेंट है, यानी Ka एसिड कांस्टेंट कहते हैं। अच्छा अब एसिड कांस्टेंट अगर वो बड़ा है साइन तो वो एसिड बड़ा है साल्ट से, और अगर इसी MCQs में अगर मैं कहूँ ये साइन pH की तरफ होता छोटा तो फिर एसिड छोटा है, ठीक है, साल्ट से, और अगर दोनों इक्वल होते तो फिर देन इक्वल। अच्छा अगला क्वेश्चन 29 है जी। 29 में ना हमारे पास सोलिबिलिटी NaCl की डिक्रीज़ हो जाती है, B ऑप्शन ठीक है क्योंकि ये कॉमन आयन इफेक्ट से आया है, और कॉमन आयन आप लोगों को पता होगा अगर सोल्यूशन हो लाइक NaCl और पानी का उसमें HCl डाल दें तो जो हमारे पास लेस इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका क्या होता है कि वो प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, उसकी सोलिबिलिटी कम हो जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, इसमें भी वो कॉमन आयन इफेक्ट के हवाले से ही है, यानी सिल्वर नाइट्रेट वगैरह को ऐड करें तो हमारे पास उसके आयंस कैसे बनते हैं जो प्रेसिपिटेट बनते हैं, तो B ऑप्शन के बनते हैं, तो B ऑप्शन इसमें ठीक है। 31 MCQs है कि जी आयोनाइजेशन अगर KClO3 की करें तो हमारे पास किसके, हमारे पास जो सप्रेस्ड कौन होता है, यानी हमारे पास कौन करता है KCl, लाइक हमारे पास यानी ये जो KCl है ना ये सप्रेस्ड हो जाता है, यानी क्रिस्टल की फॉर्म में जो बाहर आता है। अच्छा उसके बाद KSP क्या है, KSP हमारे पास कांस्टेंट ऑफ सोलिबिलिटी प्रोडक्ट है। अच्छा ठीक है, इसके मुताबिक वो क्या होता है, सैचुरेटेड। इसके लिए मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, ये MCQ जो 32 है, 32 MCQs हमारे पास पहले भी बोर्ड में आ चुका है। इसके लिए एक चीज़ आप हमेशा याद रखें, लाइक अगर आप लोगों का यानी जो कांस्टेंट ऑफ सोलिबिलिटी प्रोडक्ट KSP वो इक्वल हो, आयोनिक प्रोडक्ट के दोनों इक्वल हों तो हमारे पास होता है सैचुरेटेड, और अगर KSP बड़ा हो तो फिर अनसैचुरेटेड, और अगर KSP से आयोनिक प्रोडक्ट जो है उसका सॉल्यूशन जो है वो बड़ा हो तो हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं ना बेटा, एक इक्वल होता है, एक होता है लेस देन, एक ग्रेटर देन। अगर तो इक्वल हो तो फिर सैचुरेटेड, और अगर हमारे पास KSP क्या हो, वो बड़ा हो यानी ग्रेटर देन हो तो फिर क्या होता है अनसैचुरेटेड, और अगर स्मॉल हो तो फिर क्या होता है सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, ये हमारे पास MCQs को याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम अगला MCQs की बात करते हैं तो वो है हमारे पास सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ ओनली एप्लीकेबल फॉर दो सब्सटेंस हुज आर मोलर कंसंट्रेशन कितनी होती है, इक्वल आर लेस देन 0.1। ये एक हमारे पास जो MCQs है ये फिक्स है, यानी अगर आप सोलिबिलिटी वाला टॉपिक पढ़ें तो वहाँ से आपको पता चल जाता है कि ये हमारे पास जो एप्लीकेबल होता है सिर्फ इसी में होता है, तो ये एक लॉ है, मतलब हम कह सकते हैं ये एक फ़िक्स अमाउंट है। अच्छा उसके बाद अगला क्वेश्चन है 34 के मुताबिक उसने कहा है कि ये आपके पास दिया गया है AgCl, इसकी सोलिबिलिटी प्रोडक्ट KSP मालूम करें, कांस्टेंट ऑफ सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। तो ये एक न्यूमेरिकल टाइप है, इसमें क्योंकि Ag है ना वो रिएक्शन के बाद Ag पॉजिटिव और Cl में कन्वर्ट होगा तो दोनों की वैल्यू सेम होगी, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दे तो आपका आंसर D आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 35 में हमारे पास इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन के मुताबिक कौन सा लगता है, तो ये C ऑप्शन ठीक है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास अगर हम देखें कि कैसे आता है तो ये बड़ा सिंपल है, ये एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल है, और इस चैप्टर में आप लोगों को न्यूमेरिकल करनी है, और मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि 35 MCQs को करने के लिए आपको जो आपकी एग्जाम्पल नंबर 7 और 6 है ना वो, और आपके न्यूमेरिकल 25 और 26 यानी लास्ट 2 न्यूमेरिकल ये बहुत अच्छे से कर लें तो आपको ये बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। कोशिश करें
करेंगे हम अपलोड करने की, लेकिन आप वो कर लें, बड़े आसानी से समझ आ जाता है। अगर आप सोल्यूशन देख लेते हैं तो फिर आपके ये MCQs भी हो जाएगा, अदरवाइज़ आपको इस तरह के हर MCQs में प्रॉब्लम रहेगा। अगला MCQ तो 36 कहता है KC जो होता है ना उसके मुताबिक इसका क्या है बेटा, यूनिट निकाल लें। आपको पता है ये भी सेम है, तो और इसके ये 2 मतलब 1 और 1 2 और ऊपर भी 2, प्रोडक्ट ऊपर भी 2 नीचे भी 2, तो बराबर हो गया 9 यूनिट। अच्छा अगला क्वेश्चन है कि जी बताएं कि अगर ये डालें, ये दूसरी दफ़ा आ चुका है 37, तो ये कॉमन आइन इफेक्ट का है। 38 आ गया जी हमारे पास, ये MDCAT में 2012 में आया है। NH3 जो है हमारे पास वो एक रिवर्सिबल है, एक्जोथर्मिक है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर इसको हम कूल करें तो वो कहता है मोर प्रोडक्ट अमोनिया फॉर्मेट, जितना हम ठंडा करते जाएंगे अमोनिया उतनी ज़्यादा बनती रहे, क्योंकि ये कूलिंग प्रोसेस के थ्रू अमोनिया ज़्यादा बनती है। अच्छा यानी आफ्टर अमोनिया की फार्मेशन के बाद। आगे बफर सोल्यूशन के मुताबिक जो रजिस्ट है ना मिनिमम हो सकती किससे, pH की। अच्छा यानी pH को बेसिकली बफर सोल्यूशन है ही है जो को रजिस्ट करता है pH को। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है। 40 में ये है, वो कहता है कि केमिकल सब्सटेंस जो डिजोल्व होता है पानी में और H पॉजिटिव देता है उसे एसिड कहते हैं, जो OH देता है वो बेस कहते हैं। pH जो हमारे ब्लड की होती है 7.35 ही होती है, और लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 4 तक होती है, आगे पीछे वाले से बंदा मर जाता है। उसके बाद ये रिएक्शन दिया, इस रिएक्शन का भी बेटा क्या करना है, इस रिएक्शन में आपको एक बात पता होनी चाहिए कि क्योंकि वो कहता है कि हमारे पास एक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और एक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मुताबिक अगर हम इसके नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो 2 और 2 सेम है, तो फिर यही आंसर दोबारा आ जाएगा 10⁻⁻13। अगला क्वेश्चन है 43 के अंदर अगर हम बात करते हैं pH ऑफ द सोल्यूशन NaOH 10⁻³ तो आप इसका आंसर अगर बताएं तो क्या आएगा। तो मैंने आप लोगों को कहा हुआ है कि इसको ये देखें सामने हल किया, POH होता है माइनस log OH, OH की जगह पे आप 10⁻³ लिखें तो आंसर आ गया +3, 3 शुरू में आ जाएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 10 log 10 की वैल्यू 1 होती है तो 3 आ गया। लेकिन आप मुझे ये बताएं कभी बेस की वैल्यू 3 हो सकती है? बेस तो 7 से हमेशा बड़ा होता है, मतलब लाइक बेस की वैल्यू होती है 7 से अपर, यानी 8 9 10 11 12 और 13 14, और एसिड होता है 7 से कम। तो इसके लिए टोटल वैल्यू जो 14 है उससे 3 माइनस कर देंगे तो ये बेस आ जाएगा। प्रिंसिपल लिजाटियल प्रिंसिपल के मुताबिक सी ऑप्शन ठीक है। और उसके मुताबिक अगला MCQs है 45 में दोबारा क्वेश्चन पूछी गई है और इसमें ये हमारे पास सी ऑप्शन ठीक है। अगला MCQs है हमारे पास 46, इसके मुताबिक वो कहता है आयंस कौन कौन से बनते हैं। आपको पता होना चाहिए अगर AgCl है तो इसके आयन क्या बनेंगे, Ag पॉजिटिव और Cl पॉजिटिव, तो ये बनेंगे क्योंकि इसमें कोई 1 2 3 4 का चक्कर नहीं, 1 1 है। 47 है जी हमारे पास ह्यूमन जो ब्लड है ना उसके अंदर pH कितना होता है, तो ये हमारे पास डी ऑप्शन ठीक है। आगे हमारे पास PbSO4 के मुताबिक इक्वल कौन सा ऑप्शन है, तो बेटा ये टेबल से आंसर आया, बी ऑप्शन ठीक है। 49 के मुताबिक आप मुझे ये बताएं किसका यूनिट नहीं है, तो सबकी यूनिट निकालना सीख लें। यूनिट आपको पता होना चाहिए, ये दोनों हमारे पास 2 हैं और इसका भी 2 हैं, 2 से कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 0। उसके बाद आ जाते हैं 50 में हमारे पास 3 इक्वेशन दी, नंबर 1 2 3। कहता तीनों में ये बताएं कि दोनों सब में से ये बताएं कि न्यू एक्विलिब्रियम अगर इस्टेब्लिश होती है तो वो कौन सा जिसमें टेम्परेचर रिमेन सेम रहता है। तो अगर हम तीनों ऑप्शन देखते हैं उसमें से सी ऑप्शन ठीक है। क्यों? इसमें रिएक्टेंट की ये कंसंट्रेशन और फिर दूसरी दफ़ा 1.33 और ये दोनों की दोनों हमारे पास क्या हुई हैं, डबल हो चुकी हैं, लेकिन चेंज नहीं हुई। बाकी सब में चेंज हो चुकी है, सिर्फ ऑप्शन सी की मिकदार सिंगल से डबल हो चुकी है लेकिन चेंज नहीं हुई। आगे 51 MCQs है, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल या न्यूमेरिकल है, मैंने आपको पहले भी कहा है एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 7, तो ये वहाँ से आया हुआ है। अगला MCQs है, मैं कोशिश करूँगा एग्जाम्पल नंबर आपकी जो 5 6 और 2 न्यूमेरिकल वो अपलोड कर दूँ, इससे नेक्स्ट वो बहुत इंपॉर्टेंट है MDCAT के लिए। अगला है हमारे पास 52 के मुताबिक अगर हम बात करते हैं कंसंट्रेशन की, तो कंसंट्रेशन के हवाले से हम बात करते हैं तो हमारे पास इसमें जो भी आयन की कंसंट्रेशन होती है तो वो हमारे पास रिलेटिव टू कैसे कंसंट्रेशन सोलेबिलिटी करती है, तो उसका KSP है। मतलब इस सारे ऑप्शन में सोलेबिलिटी प्रोडक्ट का कौन सा ऑप्शन ठीक है कांस्टेंट, तो वो KSP है, उसकी डेफिनेशन भी कह सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है 53, लिजार्डी प्रिंसिपल के मुताबिक रिवर्सिबल जो रिएक्शन होता है उसमें कौन कौन सी चेंजिंग आ सकती हैं या कौन कौन से केमिकल रिएक्शन के मुताबिक ये ठीक है ऑप्शन, तो इसमें डी ऑप्शन ठीक है। यानी तीनों के तीनों ही होते हैं, प्रेशर टेम्परेचर और एक चीज़ और भी है, प्रेशर कंसंट्रेशन टेम्परेचर के अलावा कैटालिस्ट भी होता है, लेकिन मेन कैटालिस्ट क्योंकि एक्विलिब्रियम पे अफेक्ट नहीं करता सिर्फ, और ये मेन है, तो ये तीनों ऑप्शन आएंगे। अगला MCQs है कि कौन सा जो एक्विलिब्रियम पे अफेक्ट नहीं करता, अभी आपसे बात डिस्कस की गई है, और वो आपके पास कौन सा है, कैटालिस्ट है। अगला MCQs है कि
हमारे पास, इसमें बताएं इसका यूनिट क्या है, तो बेटा आप सिंपल निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट का 2 है, रिएक्टेंट के 4 हैं, तो नीचे से 2 ऊपर आ जाएंगे, मतलब मोल का -1 हो जाएगा और डीएम का मोल का -2 हो जाएगा, डीएम का +6, तो सी ऑप्शन ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगला एमसीक्यूज है कि हमारे पास बताएं हाईएस्ट वैल्यू ऑफ के बी क्या होती है। तो अगर आप पीएच के बारे में बात करें तो हम ये इसकी पीएच करेंगे कि अगर हम पीएच और एक होता है पीओएच, क्योंकि अब उसने के बी कहा है तो के बी होता है बेस का, तो बेस के हवाले से ये सारे ऑप्शन बेस हैं। बाद का तो वो एसिड भी लिख देगा ऑप्शन में, आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, के बी बेस का होता है, तो बेस में सबसे वैल्यू हाईएस्ट जो होता है ना स्ट्रॉन्ग एसिड वो NaOH होता है। 57 है, 57 में कहता है 0.1 किसका होगा, मैंने साथ हल भी किया है, pH -log H पॉजिटिव। अब 0.1 का मतलब होता है 10 की पावर -1, जब 10 की पावर -1 होता है माइनस पॉजिटिव 1 यानी पावर शुरू में आ जाती है और log 10 1 होता है, तो आंसर आ गया हमारे पास +1, तो ए ऑप्शन ठीक है। अगला एमसीक्यूज है कि 4.73 बेटा बफर सॉल्यूशन है ना, उसमें बफर सॉल्यूशन में 2 हैं, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। उसके बाद बफर सॉल्यूशन को बनाते कैसे हैं, तो उसके बाद हमारे पास हेंडरसन इक्वेशन आती है। हेंडरसन इक्वेशन में पी के ए और पी के बी, इसकी जो वैल्यू होती है ना वो वहाँ आपकी बुक में से भी देख सकते हैं। 2 चीज़ें, एक फार्मिक एसिड है, एक एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड की होती है 4.74 जब उसकी दोनों वैल्यू को आपस में कट कर देते हैं। उसके बाद प्रेसिपिटेशन जो है ओकर होती है आयोनिक कंसंट्रेशन में, कब, जब KSP ग्रेटर देन हो। उसके बाद फिर अगला ऑप्शन आ गया, इस इक्वेशन के मुताबिक डेल एन अगर 0 से छोटा है तो इसका मतलब क्या है कि KC हमारे पास बड़ा है। उसके बाद ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ KC KP का रिलेशन। उसके बाद कहता है PK की वैल्यू बताएं ए मोर एसिडिक। इसमें अगर आप एसिड के हवाले से बात करें तो एसिड जो है ना आपको पता है 7 से जितना ज़्यादा कम होता है तो वो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड होता है। और उसके बाद आ जाता है कि बताएं ये रिएक्शन के अंदर कौन कौन सा यानी हमारे पास फैक्टर मैक्सिमम यील्ड आएगा, तो डी ऑप्शन है। इसमें लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर ज़्यादा अफेक्ट करता है और ये बुक में लिखा भी हुआ है, 3 है, लो यील्ड, हाई प्रेशर और रेगुलर इंटरवल ऑफ अमोनिया, और साथ कैटलिस्ट दिया हुआ है और टेम्परेचर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 63, कहता है आइस और वाटर दोनों एक दूसरे में एक्विलिब्रियम होते हैं, कभी पानी से बर्फ़ बन गया, कभी बर्फ़ से पानी। तो ये रिएक्शन हमारे पास अगर इसमें प्रेशर बढ़ा दें तो क्या होगा, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। अगर हम कहते हैं एक्विलिब्रियम में मुताबिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है उसमें टेम्परेचर बढ़ा दें तो क्या होगा, कहता है उसके मुताबिक ये होगा कि टेम्परेचर जो है ना वो हमारे पास SO3 की डिक्रीज़ हो जाएगा एज टेम्परेचर इंक्रीज़। मैं आपको एक बात बताता हूँ बेटा, एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होता है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसमें से हीट निकलती होती है, वो हीट हमें देता है तो वो रिएक्शन चलता है। अगर वो हीट अंदर से ना निकाले तो वो रिएक्शन नहीं हो सकता, वो एक्सो नहीं कहलाएगा। एंडो को हम हीट देते हैं, अब एक्सो तो हमें हीट देता है, अगर हम उसे हीट देंगे तो वो रिएक्शन फॉरवर्ड के बजाय पीछे को चले जाएगा। क्यों, क्योंकि उसे अंदर हीट निकलेगी नहीं, क्योंकि हमने जो उसे देना शुरू कर दी है। 65 MCQs क्या है, 65 MCQs ये है कि KP की बताएं, इसका फिर रिलेशन मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। नंबर ऑफ मोल पे बताता है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल को माइनस करके निकालते हैं NP माइनस NR, ठीक है, NP यानी N जो P प्रोडक्ट के माइनस NR उसमें से निकालें तो ये हमारे पास C ऑप्शन ठीक बनता है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है अगला ऑप्शन N2 और ये अमोनिया वाला। जो मेरी बातें बड़े कंसेप्ट मैं आप लोगों को साथ साथ बता रहा हूँ ना, कोशिश करें वो जितनी भी वीडियो के कंसेप्ट है ना मेन, हर जहाँ पे मैंने कोई बहुत मेन कीमती बात आपको बताई है तो उसको नोट करते जाएँ। यानी जिन बच्चों ने तो मुझसे इसका लेक्चर लिया हुआ है ना चैप्टर 8 का MD-CAT का, तो उन्हें तो ये सारी बातें आसानी से पता होंगी क्योंकि मैंने ये सारी बातें लेक्चर में डिस्कस की हुई हैं। और लेकिन जिन बच्चों ने यानी वो चैनल पे न्यू विजिटर हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं यही सजेशन दूंगा कि वो जहाँ जहाँ मैं हर MCQs में, क्योंकि प्रीवियस मैंने कितनी बातें कंसेप्ट बताए हैं, अगर वो आपने साथ साथ रजिस्टर पे नोट नहीं ना किए तो समझ लें तो फिर आगे जैसे ही वो दोबारा आ रहे हैं तो आपको फिर कन्फ्यूजन करेंगे। अगला MCQs है जी, कहता है कि हमारे पास ये फार्मूला ये किस में होता है, हैबर प्रोसेस में होता है। कहता है अगला MCQs बताएं जी, अगर नंबर ऑफ मोल एंड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्वल हो तो क्या होगा, तो कहता है दोनों के दोनों KP और KC सेम। ये देखें ना, ये एक MCQs ऐसा है KP और KC के रिलेशन में जिसमें डेल N मालूम करना, यानी N नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, और ये तकरीबन 10 दफ़ा आ चुका है डिफरेंट तरीके से। आगे कहता है NaCl पे और HCl वाला जो एग्जाम्पल वो किसकी कॉमन आयन की है। 69 MCQs में हमारे पास वो कहता है H2 और I2, ये
जो हमारे पास H2 और I2 है ना, इसके अंदर क्या है हमारे पास, कहता है H2 और I2 जो रिएक्शन है इसमें Kp और Kc का रिलेशन क्या है, दोनों इक्वल है क्योंकि ये भी 2 है और ये भी क्या है 2। अगला MCQ है 70 MCQ में प्रिंसिपल के मुताबिक डिक्रीज टेम्परेचर होता है अगर एक्सोथर्मिक हो। अगला रिएक्शन है जी हमारे पास एक्विलिब्रियम प्रोसेस के अंदर जो हमारे पास जो ऑलवेज जो रिटर्न लिखी जाती है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट लिखते हैं। अच्छा, हमेशा प्रोडक्ट ऊपर लिखते हैं, Kc के अंदर भी हमेशा प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट नीचे लिखते हैं। अच्छा, मैन्युफैक्चर अगर हम अमोनिया करते हैं तो उसमें हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, अमोनिया एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगला जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो कॉमन आयन इफेक्ट की डेफिनेशन है। उसके बाद 74 MCQ में वो कहता है कि आयनिक कंसंट्रेशन हमेशा ज़्यादा तब होगी जब मोर Ksp होगा। ली चार्टियल प्रिंसिपल लिखा हुआ है आगे, उसने बताया कि एक्विलिब्रियम की जो शिफ्ट होती है वो ली चार्टियल प्रिंसिपल के मुताबिक है क्योंकि उसी में टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट सब कुछ इफेक्ट करता है। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें क्या क्या अफेक्ट करता है तो मैंने पहले भी बताया कि अमोनिया के अंदर या तो वो ड्रा होता है यानी, और या हमारे पास डिक्रीज टेम्परेचर, यहाँ पे इंक्रीज लिखा है तो ये तो ऑप्शन नहीं आया। डिक्रीज प्रेशर ये भी गलत है, इंक्रीज होता है। वॉल्यूम इंक्रीज करने से, तो ये हमारे पास तीनों ऑप्शन गलत हैं, डी ऑप्शन ठीक है। अगर कहता है 200 ATM पे अगर आप हैबर प्रोसेस करते हैं तो वो क्या आता है, बैटर यील्ड आती है। लेकिन अगर एक्विलिब्रियम का प्रोसेस आप फैक्टर करते हैं तो कौन सा ऐसा है जो आपको जल्दी कर देगा, कैटलिस्ट रिएक्शन को तेज कर देता है, तो डी ऑप्शन ठीक है। 79 के मुताबिक बफर सॉल्यूशन का यूज़ नहीं होता तो वो हमारे पास प्रिडिक्ट द कंसंट्रेशन सब्सटेंस, हमें मिकदार नहीं बताता कि कितनी है, हमें बस वो पीएच को कंट्रोल करता है, रेजिस्ट करता है। अगला काम है जी बफर कैपेसिटी जो होती है उसके अंदर इक्वल कंसंट्रेशन हम देखते हैं किसी भी कंपोनेंट के मैक्सिमम। अच्छा, क्योंकि हमने पीएच OH दोनों को सेम रखना होता है। सोलेबिलिटी प्रोडक्ट के अंदर जो हमारे पास लार्ज वैल्यू है ना साल्ट की वाटर में, वो मोर सोलिबल है। और इसके अलावा सोलेबिलिटी प्रोडक्ट डिपेंड करती है किस पे, टेम्परेचर पे मेन डिपेंड करती है, सबसे मेन टेम्परेचर है। उसके बाद एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होता है वो डिक्रीज होता है विद द टेम्परेचर, किस में, अगर इंक्रीज एक्विलिब्रियम हमारे पास जो कांस्टेंट है, मतलब देखें एक्सोथर्मिक के अंदर आप अगर उसको टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे, मैंने अभी आप लोगों को ये कंसेप्ट बताया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन बेटा वो हीट हमें देता है, खारिज करता है। और अगर हम सराउंडिंग मतलब एक्सोथर्मिक से लाइक अगर हम कोई चीज़ है उसमें से हीट निकल रहे हैं तो वो हम उठा के उसको फ्रिज में रख दें ऊपर वाले खाने में, तो वहाँ तो टेम्परेचर ऑलरेडी कम है, मतलब माइनस में है, तो वो जल्दी जल्दी उसकी सारी हीट जो है ना वो गर्म हीट निकल जाएगी फ्रिज के अंदर और वो जल्दी रिएक्शन ठंडा हो जाएगा, तो मतलब रिएक्शन जल्दी हो जाएगा। तो इसका मतलब डिक्रीज़ करने से रिएक्शन तेज़ होता है और अगर उसको टेम्परेचर दें तो इंक्रीज़ करने से तो रिएक्शन जो है ना वो डिक्रीज़ हो जाता है। अच्छा, ई ऑप्शन आ गया। एक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है, क्योंकि उसमें रिएक्टेंट की प्रोडक्ट दोनों की जो हमारे पास कंसंट्रेशन सेम होनी चाहिए और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन तब होता है। 85 MCQs के मुताबिक KSP के अंदर जो है ना उसको प्रिडिक्ट करते हैं किससे, प्रेसिपिटेशन से करते हैं, सोलेबिलिटी प्रोडक्ट में कितने बने हैं कि नहीं, क्योंकि देखें ना अगर हमारे पास हल हो गया मुकम्मल तौर पे नो प्रेसिपिटेट तो मतलब वो सोलेबिलिटी है। अच्छा, उसके बाद आप देखते हैं कि प्रेसिपिटेशन जो ओकर होती है आयनिक कंसंट्रेशन, ज़्यादा आयन्स बने हैं, जितने ज़्यादा आयन, देखें ना कोई चीज़ जितनी ज़्यादा हल होती है, नमक NaCl जितना हल होगा उतना Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनेंगे, जितना ज़्यादा हल उतना ज़्यादा KSP यानी कॉन्स्टेंट ऑफ सोलेबिलिटी प्रोडक्ट। 87 MCQs है। रिएक्शन विच रिवर्सिबल जो मतलब उसके मुताबिक क्या है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। अगला है कि स्टेक एसिड इज द वीक एसिड, वीक एसिड क्यों है, उसकी रीज़न क्या है, उसके मुताबिक है इट इज़ लेस डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, लेस डिग्री ऑफ ह्यूमन ब्लड के अंदर जो pH हो सकती है, तो ए ऑप्शन ठीक है, यहाँ तक हो सकती है। मैं पहले भी आप लोगों को सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंसेप्ट दे चुका हूँ कि कब कब होता है, तो सी ऑप्शन ठीक है। 90 MCQs आपके पास हैं जो मैक्सिमम 30 मिनट के अंदर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। दुआओं में याद रखिएगा, कहीं ना कहीं MCQs में तेज़ी से पढ़ने से या किसी जगह से मिस्टेक भी हो सकती है, लेकिन कोशिश होती है पूरे चैप्टर के मेन MCQs आपसे डिस्कस किए जाएं, तो वो कोई प्रॉब्लम आया हो तो वो डिस्कस कर सकते हैं। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा और इसको मैक्सिमम शेयर भी किया करें, एक सदका जारिया है। और शुक्रिया।